गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जेनेटिक्स के विषय में। आज आइए हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से ये जान लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक्स में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका अध्ययन हम इस वीडियो सेगमेंट्स में करेंगे। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एक फंडामेंटल फैक्ट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, है ना। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इन्हीं दो फंडामेंटल फैक्ट्स के इर्द गिर्द पूरी जेनेटिक्स क्या होती है? नाचती है ना। जैसा कि हम जानते हैं इस दो फैक्ट को आप समझिए कि इसमें क्या होता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक देमसेल्फ। सभी सजीवों में, जितने भी इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर ये टेंडेंसी होती है वो अपने जैसा संतान पैदा करे। आपको ये पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है वो ये होता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द क्या होता है? फंडामेंटल, दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। ये क्या है? रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, अर्थात जीवन की निरंतरता का आधार जो होता है वो क्या होता है? वो प्रजनन होता है। और प्रजनन वही करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रजनन के अंदर ही छिपा हुआ ये जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? हम लोग प्रजनन, अर्थात कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्रजनन करता है तो अपने जैसा संतान पैदा करता है। तो अपने जैसा ही संतान क्यों पैदा करता है, यही तो इसमें हमको जानना है। अपने जैसा संतान पैदा करने का जो मेन कारण है वो क्या है? हेरिडिटी है। अर्थात ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स लाइक देमसेल्फ। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता होती है, और जो अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता होती है वही हेरिडिटी है। लेकिन दूसरी बात यहाँ एक और आ जाती है। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन ये है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर नॉट द आइडेंटिकल कॉपी। सभी ऑर्गेनिज्म, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम नहीं करते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संतानें हूबहू अपने माता पिता जैसा रिजेंबल्स नहीं करती। और जो रिजेंबल्स नहीं करती इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा तो रिजेंबल्स करती हैं, और जो कुछ एक कम रिजेंबल्स करते हैं, जो नहीं मिलता है उनका ट्रेड्स, जो उनका लक्षण, वही तो वेरिएशन है। और ये वेरिएशन क्यों होता है हम आगे के वीडियो सेगमेंट्स में बात करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो संतानें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता को पढ़ती हैं, बिल्कुल उनके जैसा रिजेंबल कर, उनके जैसा दिखती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखती। जैसे एक माता पिता की जो संतानें होती हैं एकदम माता पिता जैसा नहीं मिलती हैं। अगर 2-3 भाई बहन है तो वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलते। तो इसका कारण क्या है? वो है वेरिएशन, वो है विविधता। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी वो है जिसमें माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। वेरिएशन ये है कि लक्षण के ट्रांसफर होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, यही वेरिएशन है। तो यहाँ हम लोग दो फंडामेंटल फैक्ट्स के विषय में बात करेंगे। वो कौन कौन है? वो एक ये है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है एक छोटा सा इन्फेंट है, बेबी है। इसके बाद ये एडोलसेंस देखने को मिल रहा है, फिर इसके बाद यंग स्टेज देखने को मिल रहा है, फिर इधर देखेंगे एजिंग कंडीशन, जीराटिस कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? अर्थात बिल्कुल जो होता है एक कंटिन्यूस रिडक्शन हो रहा है, एक डिटोरिएशन हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है एज, अर्थात उसके फिजिकल एज वेल एज द मेंटल जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो धीरे धीरे रिडक्शन की ओर होते चले जाते हैं। अल्टीमेटली एक समय ऐसा आता है जिस दिन हम लोग मर जाते हैं। तो जब जायगोट बन जाता है, माता पिता के गैमिट के द्वारा जब माँ के गर्भ में जब जायगोट बनता है, जायगोट के बनने के बाद से ही उनकी एजिंग प्रभाव देखने को मिलते हैं, अर्थात डिटेरियोरेशन होने लगता है, उनका रिडक्शन होने लगता है, उनका लाइफ घटने लगता है। तो ये आपको घटता हुआ लाइफ का कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऐसे घट रहा है, अर्थात ये छोटा सा इन्फेंट है, फिर ये एडोलसेंस है, फिर ये यंग स्टेज है, इसके बाद ये क्या है? ओल्ड स्टेज देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ द क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ द सीरियल डिटेरियोरेशन हो रहा है, अर्थात एक प्रकार का क्रमिक घटाव हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उनके लाइफ का, उनका फिजिकल एक्टिविटीज डाउन होता चला जाएगा, अल्टीमेटली वो मर जाएंगे। तो ये क्या है? अर्थात आप देखिए यहाँ विविधता दिख रहा है ना, ये बिल्कुल एज के हिसाब से डिटेरियोरेशन होना स्वाभाविक है।
अर्थात जो एजिंग इफेक्ट है वो दिखना चाहिए, है ना। जैसे जैसे हम हमारा एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एजिंग का प्रभाव एक फिजिकल फिनोमिनॉन्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। अर्थात डिटीरिएशन आता शुरू हो जाएगा, अर्थात ये एजिंग प्रभाव आपके चेहरे पर दिखेगा, है ना। तो इसी को अर्थात इन्हीं सब के पूरे सामूहिक अध्ययन को हम इस जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक्स दिया किसने। The term genetics was given by William Bateson in 1906, who derived it from Greek words that is the genesis, which means to grow into or to become। अर्थात जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले महान वैज्ञानिक विलियम बेटेसन साहब ने सन 1906 ईस्वी में दिया, है ना। और इसको उन्होंने कहाँ से लिया? उन्होंने ग्रीक भाषा के शब्द जेनेसिस से लिया, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू और टू बिकम, है ना। तो जो विलियम बेटेसन साहब थे ये एक महान वैज्ञानिक थे जिनको श्रेय जाता है, अगर मेंडल को अगर हम ये पूछें कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, लेकिन जेनेटिक्स टर्म जो देने का श्रेय जाता है वो विलियम बेटेसन साहब को जाता है। विलियम बेटेसन साहब को केवल इतना ही श्रेय नहीं जाता, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का जो श्रेय जाता है ये भी विलियम बेटेसन साहब को जाता है, क्योंकि जब तक मेंडल साहब जीवित थे सन 1884 ईस्वी तक, तब तक उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको सन 1901 ईस्वी में कहा गया, और वो तब कहा गया जब बेटेसन साहब द्वारा दिया गया कन्फर्मेशन, अर्थात जो उन्होंने मेंडल का दिया गया जो रिसर्च वर्क था, जब उसका कन्फर्मेशन बेटेसन साहब करते हैं तब, अर्थात मेंडल के किए गए कर्मों का, किए गए कार्यों का रीडिस्कवरी होता है। और वो तीन जो डिफरेंट बॉटनिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉलिंस और सेरमाक, इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली अपना काम मेंडल के वर्क पर किया है, और इसके बाद विलियम बेटेसन साहब को इसको कन्फर्मेशन प्रदान करते हैं, तब जाकर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मरणोपरांत, उनको मरने के बाद, क्योंकि मेंडल साहब का डेथ तो हो जाता है 1884 ईस्वी में, और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है सन 1901 ईस्वी में। और कम जब विलियम बेटेसन साहब कंफर्म करते हैं कि मेंडल का किया गया कार्य बिल्कुल सही है ना, तब उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी जाती है। तो इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अर्थात बेटेसन साहब बहुत ही अच्छे महान वैज्ञानिक थे, जिनको एक अगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का श्रेय जाता है तो पूर्ण रूप से किसके ऊपर जाता है? विलियम बेटेसन साहब को। जैसा कि जो आप फिगर देख रहे हैं, जो इंटरफेस हो रहा है, ये विलियम बेटेसन साहब का फिगर है, जिन्होंने क्या कौन सा टर्म दिया आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अर्थात द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय विलियम बेटेसन इन 1906, और इसको उन्होंने कहाँ से लिया था? ग्रीक भाषा के शब्द जेनेसिस से लिया गया था, विच मीन्स टू ग्रो इनटू और टू बिकम, अर्थात अपने जैसा संतान पैदा करने की टेंडेंसी के विषय में इन्होंने कहा है ना। आइए हम लोग जान लेते हैं, मैंने अभी हम ये बात किया कि जेनेटिक्स क्या होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होता है, आइए इसके विषय में हम बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, अर्थात माता पिता के ट्रेट्स का जो उनका फिजिकल एट्रीब्यूट होता है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसको हम क्वालिटी कहते हैं, गुण कहते हैं, इन सब गुण का संतान में ट्रांसफर होना, अर्थात जो हमारे अंदर का जो गुण है, ये क्वालिटी है, चाहे वो हमारे इंटेलिजेंसी को लेकर या हमारे बिहेवियरल फिनोमिनन्स को, जो हमारा व्यवहार है, वो सब जो हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, या फिर हमारे और बहुत सारे कैरेक्टर, हमारे जीन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर नहीं होता है, बहुत सारे कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर जब माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो इसी फिनोमिनन को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये माता पिता है ना, ये माता पिता है, इन दोनों के कैरेक्टर इन संतान में देखने को मिल रहे हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर इन बच्चों में रिजेंबल्स करेंगे, मिलेंगे, और कुछ ही कैरेक्टर ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने बताया कि कोई भी संतान एकदम डिक्टो कॉपी अपने माता पिता का नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? वेरिएशन है, और जो मिलता है उसका कारण क्या है? हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी को पहले हम जान लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, अर्थात माता पिता के लक्षण का संतान में जो ट्रांसफर होने का टेंडेंसी है, जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट इज द लाइक बिगेट्स लाइक, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। जैसा कि मैंने कहा, एक पुरानी कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक, है ना। एक पुरानी कहावत क्या है? लाइक बिगेट्स लाइक, और इसका मतलब क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो पूरे, अगर हम संसार की बात करें, बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात अपने ही जैसा। जैसे मैंने बताया कि एक ह्यूमन है तो वो ह्यूमन बेबी पैदा करेगा, एक मैंगो सीड्स है तो मैंगो प्लांट पैदा करेगा, है ना। अगर एक एलिफेंट है तो बेबी एलिफेंट पैदा करेगा, एक डॉग्स है तो बेबी डॉग्स पैदा करेगा, है ना। एक कैट है तो बेबी कैट्स पैदा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉग है तो कैट्स पैदा करेगा, है। एक एलिफेंट है तो वो हॉर्स पैदा करेगा, एक मानव है तो बंदर पैदा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि अपने सेम स्पीसीज के अंदर, अब वो कौन सा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम स्पीसीज में अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता होती है। हूबहू नहीं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में उनकी क्वालिटी उनके बच्चों में उतर आता है। उसी को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को, उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहते हैं। तो वही कहा गया है कि देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, एक पुरानी कहावत है, दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। कहने का मतलब कि जैसे माता पिता होते हैं, संतानें उनकी वैसी ही होंगी। एक बुद्धिमान माता पिता की संतानें स्वाभाविक है बुद्धिमान होंगी, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई म्यूटेशनल प्रॉब्लम न आए, है ना, किसी प्रकार का कोई जीन म्यूटेंट ना हो जाए। क्योंकि हमने बताया कि एक बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, कहेंगे उनके माता पिता तो बुद्धिमान है लेकिन लड़का तो बिल्कुल डफर निकला, बुद्धू है। क्यों बुद्धू है? इसलिए कि माता पिता का जो जीन है जिसकी वजह से बुद्धि डेवलप होती है, वो बुद्धि बच्चों में ट्रांसफर जब हो रहा होता है, उसी समय जीन पर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो उस प्रकार के जीन को हम म्यूटेशनल जीन कहते हैं। और वो म्यूटेशन जब बच्चे में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान नहीं होगा, अर्थात वो सीपी का पेशेंट हो सकता है, वो डफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीन जो उस लक्षण को ले जाने वाला है, वो जीन म्यूटेंट हो गया है, अर्थात अपना लक्षण, अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो संतान क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल डफर हो जाएगा। उनकी माता पिता की संतानें कैसी हो जाएंगी, डफर हो जाएंगी। तो अगर वो पूर्ण रूप से हेल्दी है, अर्थात गर्भ के अंदर बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है वो हेल्दी कंडीशन में हो रहा है, तब तो बच्चा बुद्धिमान होगा। अगर किसी प्रकार का कोई म्यूटेशनल प्रॉब्लम आ जाता है, तो किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर बच्चा क्या कर जाएगा, वो बिल्कुल वेरिएट कर जाएगा। इसी को तो हम वेरिएशन कहते हैं, है ना। तो एक कहावत जो है कि माता पिता, जैसे अगर हम ये कहें कि एक बुद्धू माता पिता की संतान एक डफर माता पिता है, तो क्या उनका बेटा सुपर इंटेलिजेंट निकल सकता है? क्या कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि उनका बुद्धि कमजोर है। तो जो जैसे होते हैं वो अपने जैसा ही संतान पैदा कर सकते हैं, है ना। ठीक, अभी इसके विषय में हम और अच्छे से अध्ययन करेंगे जब हम यूजेनिक्स पढ़ेंगे, है ना, यूथेनिक्स पढ़ेंगे, यूफिनिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो लेकिन यहाँ आप ये एक चीज़ जान लीजिए कि लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है कि जो जैसा होता है वो अपने जैसा संतान पैदा करता है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आम है तो बबूल होगा, है ना। आम का पौधा है तो आम का ही, अगर आम का सीड है, आम का बीज है तो आम का पौधा तैयार करेगा। ऐसा नहीं कि आम का बीज है तो उससे बबूल निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसी को तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, हेरिडिटी है ना। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो माता पिता के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो यही होता है इनहेरिटेंस। क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के लक्षण जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। और किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। जीन पे किस पर होते हैं? वो डीएनए पर होते हैं। जैसा कि आप फिगर को देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक डीएनए है ना, जो डबल हेलिकल डीएनए देखने को मिल रहा है इस डीएनए पर। ये डीएनए क्या होता है? इट इज़ द, क्या होता है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ, अर्थात ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, और ये इन्हीं जीन पर, इन्हीं डीएनए पर क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं, और इन्हीं जीन में लक्षणों को ले जाने की टेंडेंसी पाई जाती है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, है ना। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये समझना चाहें तो एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ टू द बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल्स। एक एलिफेंट अगर है तो वो अपने बेबी एलिफेंट को ही जन्म देगी, किसी दूसरे जानवर को जन्म नहीं देगी। अ मैंगो सीड्स फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट्स एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स। अगर एक मैंगो सीड्स है, एक मैंगो अर्थात एक आम का बीज है, तो आम का पौधा ही तैयार करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ किसी दूसरे पौधे का जन्म हो सकता है। ठीक, दस द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि जो संतानें हैं वो अपने माता पिता जैसे रिजेंबल्स करती हैं, है ना। जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि एक एलिफेंट है, तो एलिफेंट जो एक अपना बेबी पैदा करेगी वो बेबी एलिफेंट होगा, तो ये एलिफेंट से रिजेंबल्स तो करेगा ही करेगा, है ना। अर्थात जैसे एलिफेंट है उसी के बच्चे उसके जैसे दिखेंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो उनकी संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से रिजेंबल्स करती हैं, अपने माता पिता से मैच करती हैं। ठीक, और ये सब अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, आइए एक चीज़ और हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिल जाएगा। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द ऑगस्ट विजमान इन 1892।
इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है? ऑगस्ट वीजमान, जिसको इन्होंने 1892 ईस्वी में प्रपोज किया है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्मप्लाज्म इज इमॉर्टल एंड इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इस थ्योरी में वीजमान साहब ने बहुत बड़ा चीज़ कह दिया है। अब उन्होंने ये कहा कि जो जीन होता है, जर्मप्लाज्म होता है, ये इमॉर्टल होता है, अमर होता है, अर्थात ये कभी मरता नहीं है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में वीजमान साहब ने बहुत बड़ा चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सोमैटोप्लाज्म, दूसरा होता है जर्मप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म से हम लोगों के बॉडी का फॉर्मेशन होता है और जर्मप्लाज्म में जो जीन होता है वो जीन के माध्यम से जो हमारे लक्षण, हमारे ट्रेट्स, हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आज हमारा कैरेक्टर हमारे बच्चे में गया, फिर हमारे बच्चों के बच्चों में जाएगा, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता रहेगा। इस प्रकार से जो हमारा ट्रेट्स, हमारा लक्षण, हमारा वजूद है वो संसार में कायम रहेगा, हम रहें या ना रहें। क्योंकि हमको ये पता है कि जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद हमारा क्या है, हमको जला दिया जाएगा और जलाने के बाद फिर से हमारा ये चेहरा इस पूरे संसार में दिखाई नहीं देगा, अर्थात हमको फिर से देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर का जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट्स हैं, हमारे लक्षण जो हैं वो तो अमर है, वो तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अर्थात वो हमारे गैमिट के माध्यम से, हमारे जीन के माध्यम से हमारे बच्चों में जा चुका है। फिर हमारे बच्चों से जब वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर उनके बच्चों में। तो इस प्रकार से जब तक ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड रहेगा, जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, तब तक हमारा कैरेक्टर्स बिल्कुल क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। जर्मप्लाज्म थ्योरी में वीजमान साहब ने यही कहा है। इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्मप्लाज्म दैट इज द जीन इज इमॉर्टल। इन्होंने कहा कि जो जर्मप्लाज्म होता है, जो जीन होता है वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है, वो कभी मरता नहीं है। एंड इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता रहता है ना। तो जीन क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होगा, लेकिन केवल उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे। और वेरिएशन बच्चों केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है ना। अर्थात जो सेम स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा और उन्हीं में जीन जो होता है ट्रांसफर होता रहता है। सोमैटोप्लाज्म दैट फॉर्म्स द बॉडी इज मॉर्टल एंड पेरिसेस व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइड। जो सोमैटोप्लाज्म होता है, जो हमारे बॉडी का निर्माण करता है, वो क्या होता है? वो तो मॉर्टल होता है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाता है व्हेन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके शरीर के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी उनकी शारीरिक बनावट है, वो सब जला दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। वो इस दुनिया में फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे हम मर जाएंगे, हमको जला दिया जाएगा, तो हम इस यूनिवर्स में फिर अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा वजूद मिट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर का जो ट्रेड्स है, जो कैरेक्टर्स है, जो जीन है, वो मॉर्टल है, वो अमर है, वो तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे जीन, हमारे क्वालिटी, हमारे कैरेक्टर हमारे बच्चों के माध्यम से उनके जनरेशन टू जनरेशन और बच्चों में ट्रांसफर होते ही रहेंगे। इस बात को किसने कहा? वीजमान साहब ने कहा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत जो है जीन के लिए वो कौन है? वीजमान थ्योरी, है ना। कौन है वो? सॉरी, जर्मप्लाज्म थ्योरी, जिसको किसने दिया था? वीजमान साहब ने दिया था। ठीक, आइए हम लोग जान लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग दो फंडामेंटल फैक्ट्स के विषय में बात करते हैं। पहला है हेरिडिटी, दूसरा वेरिएशन। हेरिडिटी में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे बहुत सारे कैरेक्टर हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो लक्षण हमारे बच्चों में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को ही हम हेरिडिटी कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे मैच करते हैं, हमसे मिलते हैं, तो हमसे जो मैच करने की प्रक्रिया है, जो मुझसे मिलने की प्रक्रिया है, वही तो हेरिडिटी है। और किसके माध्यम से जा रहे हैं? जीन के माध्यम से जा रहे हैं। हमारे लक्षणों का आदान प्रदान हो रहा है, हमारे लक्षणों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कोई भी बच्चा हूबहू अपने माता पिता का डिक्टो कॉपी नहीं होता है, बिल्कुल झिरॉक्स कॉपी नहीं होता। अगर 2-3 भाई बहन हैं तो सभी भाई बहन एक जैसे नहीं दिखते। ये क्यों? इसका वजह है वेरिएशन। इसका क्या है? वेरिएशन। तो आइए जानते हैं कि वेरिएशन है क्या, जिसकी वजह से सभी बच्चे अपने भाई बहन से नहीं मिलते, सभी संतान अपने माता पिता से रिजेंबल्स नहीं करते। तो आइए बात करते हैं। It is the degree of differences in the progeny, that is the offsprings, and between the progeny and the parents. ये एक ऐसा डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, एक ऐसा विविधता है, एक ऐसा विभिन्नता है जिसमें किसमें देखने को मिलती है? प्रोजेनी में। अर्थात 2-3 भाई बहन हैं तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, डिफरेंस होंगे। और ये डिफरेंसेस
प्रोजेनी से माता पिता के बीच में भी देखने को मिलता है, अर्थात संतान अपने माता पिता से भी रिसेंबल नहीं करते, और अगर संतानें हैं तो वो संतान आपस में भी नहीं मिलती। इसका वजह क्या है? वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंसेस, है ना, अर्थात ये डिफरेंसेस है, विविधता है, और विविधता को ही हम वेरिएशन कहते हैं। तो विविधता क्या है, वेरिएशन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ द डिफरेंसेस, अर्थात एक प्रकार का विविधता जो है, एक प्रकार का परिवर्तन जो देखने को मिलता है, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। द टर्म वेरिएशन इज आल्सो यूज्ड फॉर द सिंगल डिफरेंसेस इन अ ट्रेड्स। जो ये टर्म वेरिएशन है वो एक ट्रेड्स के लिए, एक लक्षण के लिए भी कहा जाता है ना, अर्थात हमारे अंदर किसी एक लक्षण का भी अगर वेरिएशन हो रहा है, हमारे माता पिता से एक भी लक्षण वेरिएट कर रहा है, तो हम वो वेरिएशन के अंतर्गत पढ़े जाएंगे, कहे जाएंगे। वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू, अब ये देखते हैं कि वेरिएशन किसकी वजह से होता है। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द वेरिएशन, वेरिएशन के क्या मुख्य कारण हैं? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? अगर माता पिता के वो रिस्पॉन्सिबल जीन जिसकी वजह से बच्चे के अंदर वो ट्रेड्स, वो लक्षण जा रहा है, अगर वो जीन म्यूटेंट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो प्रत्येक जीन पर एक लक्षण होता है ना, प्रत्येक जीन, जो हमारे लक्षण होते हैं वो किस पर होते हैं? जीन पर। अगर वो जीन खराब हो गया तो उस लक्षण को नहीं ले जा पाएगा, वो लक्षण प्रभावी हो जाएगा। सपोज दैट अगर बुद्धि को ले जाने वाला कोई जीन है, माता पिता से बुद्धि को ले जा रहा है, और वो जीन म्यूटेंट हो गया, खराब हो गया, तो ये बताइए कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें क्या बुद्धिमान हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि बुद्धि को ले जाने वाला जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो म्यूटेंट हो गया, वो खराब हो गया, तो वो संतान क्या कहेंगे? माता पिता तो बिल्कुल सुपर बुद्धिमान थे, लेकिन बच्चा तो डफर निकल गया। डफर निकलने का कारण यह है कि जीन म्यूटेंट हो गया, खराब हो चुका है। तो अगर जीन म्यूटेंट हो जाता है, चाहे माता का चाहे पिता का, तो म्यूटेंट जीन से जो रिस्पॉन्सिबल ट्रेट्स होगा, जो रिस्पॉन्सिबल लक्षण होगा, वो प्रभावी हो जाएगा, और उसी की वजह से बच्चे में वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा है रिकॉम्बिनेशन, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जब स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उस समय रिकॉम्बिनेशन होता है ना, अर्थात गैमीट फॉर्मेशन के समय जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट फ्यूजन हो रहा है, उस समय रिकॉम्बिनेशन जो होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अर्थात आपको पता है कि 50% लक्षण माता का जाता है, 50% कैरेक्टर पिता का जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आधार पर 50%, मैंने बताया ना कि 50% कैरेक्टर माता का, 50% कैरेक्टर पिता का जाता है। तो जो कैरेक्टर्स आपस में ओवरलैपिंग कर जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर जाते हैं, तो वो उन दोनों का लक्षण न लेकर एक तीसरा लक्षण जनरेट कर जाता है, और इसकी वजह से बच्चा क्या होता है? डिफरेंट। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब कोई एक संतान पैदा होता है, तो गाँव के आसपास लोग कहते हैं देखिए ये इसका नाक नक्श देखिए, इसका जो कान है, इसका आंख जो है, ये बिल्कुल इसके डैडी को पड़ा है ना, डैडी को मैच कर रहा है। तो डैडी को जो मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि डैडी का उस लक्षण को जनरेट करने वाला जो ट्रेट्स है, जो लक्षण है, वो बिल्कुल हूबहू बच्चे में पहुंच गया है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिंकेज जीन कहेंगे, है ना। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो माता पिता का मैच नहीं करता, वो दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर जीन कहते हैं। और ये क्रॉस ओवर जीन की वजह से एक तीसरा लक्षण ले लेता है, जिसे कहते हैं न तो ये, जैसे कहते हैं इसका, देखिए इसका जो चलने का स्टाइल है, न तो इसके माता को मिलता है, ना इसके पिता को मिलता है, अर्थात ये दूसरे ढंग से। तो ये जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरा कैरेक्टर आ गया, अर्थात वो क्रॉसिंग ओवर से आ गया, है ना। तो जो कैरेक्टर हूबहू माता पिता से मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? अर्थात वो इनहेरिट हो गया है सेम कैरेक्टर्स, और जो थोड़ा सा वेरिएशन डिफरेंसेस आ रहा है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ गया है। तो जो कैरेक्टर्स वेरिएशंस में दिख रहा है, उसके 3 कारण है। पहला है म्यूटेशन, दूसरा है रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और तीसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आइए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी जान लेते हैं। जैसे सपोज दैट एक सुपर इंटेलिजेंट एक डॉक्टर है, और डॉक्टर के एक ट्विंस होता है, जुड़वा बच्चा होता है, दोनों बहुत अच्छे हैं, अर्थात पहले डॉक्टर ने चेक किया, कहा ये सब बच्चे दोनों, इनके बुद्धिलब्ध ठीक है, इनका सब कुछ ठीक है, इंटरनल ऑर्गन सभी एकदम फिटफट हैं। अब बाद में ये होता है कि एक बच्चा को कोई रॉबर्स, कोई डाकू का गैंग गिरोह उठा ले जाता है, और वो अपने यहाँ पालन पोषण करता है। दूसरे बच्चे का पालन पोषण उस डॉक्टर के अंडर कस्टडी हो रहा है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन बच्चा बहुत बढ़िया होगा, डॉक्टर वाला कि रॉबर्ट्स वाला? स्वाभाविक सी बात है कि डकैत का लड़का उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना बढ़िया डॉक्टर का होगा, क्योंकि ये अच्छे संस्कार में पल रहा है। तो लेकिन एक चीज अगर देखें तो इसके अंदर का जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर माता पिता बुद्धिमान है, डॉक्टर दोनों बुद्धिमान हैं, तो स्वाभाविक से कि जो डाकू के गिरोह में बच्चा है वो भी सुपर बुद्धिमान है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंतर आएंगे। वो कैसा अंतर आएगा? कल्चरल अर्थात उसके बिहेवियरल चेंजेज आएंगे, उसका व्यवहार सही नहीं होगा। और जो डॉक्टर का लड़का उसका व्यवहार, तो व्यवहार में जो चेंजेज आया है ये इन्वायरमेंटल है।
अर्थात जो जिस परिवेश में, जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, उसी एटमॉस्फेयर का संस्कार ग्रहण कर लेता है। तो संस्कार भी हमारे वेरिएशन में आ जाता है ना। अर्थात उसका सब कुछ तो सही है, अर्थात जितना बढ़िया किसी कार्य को अंजाम एक डॉक्टर का लड़का देगा, ठीक उसी प्रकार से डकैत का भी देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तो डॉक्टर का ही है, बुद्धि तो उसको उतना है ही, लेकिन संस्कार की कमी है। अर्थात जो उसको इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना चाहिए, जो एक्वायर्ड कंडीशन उसकी है, जो एडॉप्टेड कंडीशन है, वो खराब है ना। तो उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ, अर्थात कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। और वो कैसा? सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो जो सामाजिक परिवर्तन उसके अंदर आया, व्यवहार का परिवर्तन जो आया, वो क्या है? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो किसी भी संतान के अंदर जो वेरिएशन आता है, जो विविधताएं आती हैं, वो 3 प्रकार से होती है। पहला है म्यूटेशनल, अर्थात म्यूटेंट जीन की वजह से होता है। जीन खराब हो जाता है तो बच्चे के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि माता पिता तो ठीक है लेकिन उनका जीन म्यूटेंट हो गया था। दूसरा चीज क्रॉसिंग ओवर, माता पिता के जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, उस समय ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो एक तीसरा जनरेट कर देते हैं, तीसरा लक्षण जनरेट कर लेते हैं, दूसरा लक्षण जनरेट करेंगे, तो वो जो लक्षण आता है वो बच्चे में वेरिएशन जनरेट करेगा। और तीसरा जो होता है इन्वायरमेंटल, अर्थात जो जिस परिवेश में रहेगा उसी परिवेश का संस्कार ग्रहण करेगा, और ये उसका वेरिएशन कहा जाएगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एक ये पिता है और इन पिता की ये 2 संतान है, एक ये है कि, और दोनों संतान एक दूसरे को रिजेंबल नहीं कर रही हैं। तो ये रिजेंबल क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और वो वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा किससे आया होगा? क्रॉसिंग ओवर से आया होगा, है ना। अगर इनकी परवरिश जिस जिस कंडीशन में अलग अलग होगी तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे, है ना। आइए अब हम जान लेते हैं ट्रेड्स क्या है, लक्षण क्या है। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि हेरिडिटी हम लोगों ने पढ़ा है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, अर्थात लक्षणों का आदान प्रदान होता है माता पिता से बच्चों में। तो आइए जान लेते हैं ट्रेड्स क्या है, लक्षण क्या है, किसको कहते हैं ट्रेड्स। A distinguishing physical characteristic, that is the attributes, that is quality developed by the gene, that is the factors, अर्थात जीन या फैक्टर्स के द्वारा जो हमारा एट्रीब्यूट है, जो हमारा एक क्वालिटी है, जो एक गुण है, जो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को हम ट्रेड्स कहते हैं, है ना। ट्रेड्स किसको कहते हैं? लक्षण। जो हमारे शरीर, जो हमारे जीन पर पाए जाने वाले, कहाँ है वो? हमारे जीन पर है, हमारे फैक्टर्स पर हैं। मेंडल साहब ने उसी जीन को फैक्टर कहा था, है ना, जिसको आज हम जीन कह रहे हैं, मेंडल साहब ने उसको क्या कहा था? फैक्टर कहा था। तो जो जीन होते हैं, उस जीन पर पाए जाने वाले जो हमारे स्पेशल क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसी को हम ट्रेड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक हेयर, जैसे बच्चे में देख रहे हैं जो ब्लैक हेयर है, ये क्या है? ये एक प्रकार का फिजिकल कैरेक्टर्स है, एक प्रकार का क्वालिटी है, गुण है ना। अर्थात ब्लैक हेयर का पाया जाना, व्हाइट हेयर का पाया जाना, ब्राउन हेयर का पाया जाना, तो ये सब क्या? इट इज द टाइप ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक एट्रीब्यूट्स है, एक क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को हम ट्रेड्स कहते हैं। और ये जो क्वालिटी है कहाँ पाया जाता है? जीन पर पाया जाता है, एक पर्टिकुलर जीन पर पाए जाने वाले ट्रेड्स हैं। दूसरा क्या है? ब्राउन स्किन, जो फेयर, ये लड़की देखने को कैसी है? बिल्कुल गोरी है, फेयर है। तो जो ये ब्राउन स्किन देखने को मिल रहा है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द जीन, और ये भी क्या होता है? एक जीन का, अर्थात प्रत्येक लक्षण के, प्रत्येक जीन की एक ट्रेड्स है, एक लक्षण है। तो ब्राउन स्किन भी क्या होता है? एक ट्रेड्स है, एक लक्षण है, जो कहाँ पाया जाएगा? जो किससे डेवलप होता है? किसी जीन से डेवलप होता है, किसी फैक्टर से डेवलप होता है, ठीक। तो ट्रेड्स क्या होता है? एक लक्षण होता है, जो क्वालिटी, जो गुण, जैसे हमारे अंदर जो बोलने का टेंडेंसी है, जो बोलने का एक गुण है ना, जो पढ़ाने का एक गुण है, जो चलने का एक गुण है, जो हमारा एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिल रहा है, ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक है ना। जैसे कहते हैं बहुत सुंदर है ना, बहुत खराब है, तो ये सब क्या है? इसकी क्वालिटी है। तो ये सब क्वालिटी किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? जीन की वजह से। और ये जीन की क्वालिटी कहाँ से आती है? माता पिता से आती है। माता पिता जैसे होंगे संतान वैसे। अगर माता पिता सुंदर हैं तो संतानें सुंदर होंगी, ऐसी नहीं खराब निकलेंगी। क्यों? क्योंकि वो सुंदर हैं, वही तो जीन उनके पास आएगा। और माता पिता अगर अच्छे हैं, अगली हैं, भद्दे हैं, तो उनके भी बच्चे भद्दे ही होंगे, खराब होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं का तो जीन उनमें ट्रांसफर होगा, है ना। तो जो जैसे होता है लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसी राजा वैसी प्रजा, एक कहावत है। तो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे जो होता है वो अपने जैसा संतान पैदा करता है, ठीक। आइए अब जान लेते हैं जीन क्या होता है। व्हाट इज द जीन? Gene is a proteinaceous sequence of the nucleotides and DNA which have coding information, that is the correct. Gene एक प्रकार का प्रोटीनेसियस सीक्वेंस होता है, और ये क्या होता है? डीएनए में पाया जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्रोटीनेसियस सीक्वेंस होता है, उसी को हम जीन कहते हैं। जीन कोई अलग चीज नहीं है, वो क्या होता है? डीएनए पर पाया जाने वाला जो एक प्रोटीनेसियस सीक्वेंस होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, और इसी पर पाया जाने वाला जो एक प्रोटीनेसियस सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं, है ना। तो जीन किस पर पाए जाते हैं? डीएनए पर।
और प्रत्येक जीन के क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट्स क्या होते हैं, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो वही कह रहा है जीन इज द प्रोटीनेसियस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। डीएनए का जो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उस पर पाए जाने वाला जो प्रोटीनेसियस सीक्वेंस होता है उसी को हम जीन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, विच हैव कोडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज द कैरेक्टर्स। और इसी जीन पर कोडिंग इन्फॉर्मेशन होता है, अर्थात सूचनाएं लिखी होती हैं। जीन पर हमारी सूचनाएं दर्शाई गई हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पूरी बायोडाटा उस पर लिखी गई हैं, है ना। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इन सब की कहानियां हमारी जीन पर लिखी होती हैं। जैसे एक आप कलम कागज ले लीजिए और कलम से कागज पर पूरा, जैसे आप किसी चीज़ को लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक कागज के रूप में हमारा जीन है और जीन के ऊपर टोटल कहानियां, टोटल लक्षण लिखी गई हैं, है ना। तो यही चीज होती है, हमारे टोटल कैरेक्टरिस्टिक किस पर लिखी गई होती है, जीन पर। हम कैसे हैं, अगर कोई जीन का अध्ययन करे, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, उस जीन के माध्यम से हमको ये बता सकता है कि हम किस प्रकार के आदमी हैं, है ना। तो टोटल सूचनाएं हमारे बॉडी के विषय में जो लिखी गई होती है वो कहाँ लिखी गई होती है, जीन पर लिखी गई होती है। तो जीन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीनेसिस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए विच हैव द कोडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज द कैरेक्टर। अर्थात उस पर हमारे लक्षण लिखे गए हैं, हमारे लक्षण दर्शाए गए हैं। अगर दूसरी भाषा में हम ये बात करें तो जीन इज द सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम विच हैव कोडिंग इन्फॉर्मेशन। जीन क्रोमोसोम का एक सेगमेंट्स होता है, एक भाग होता है जिस पर कोडिंग इन्फॉर्मेशन हुआ रहता है, जिस पर हमारे लक्षण कोड भाषा में लिखे गए हैं, हमारे लक्षण लिखे गए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, डीएनए है। डीएनए क्रोमोसोम में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। डीएनए हाईली कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहते हैं, लेस कंडेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अगर क्रोमोसोम को खोल दिया जाए तो वो डीएनए कहलाता है, ठीक। तो इसी डीएनए पर ये देखिए एक छोटा सा सेगमेंट ये देखने को मिल रहा है, इसको हम जीन कहते हैं। और इसी जीन पर हमारी सूचनाएं दर्शाई गई हैं। प्रत्येक जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, जो हमारे लक्षण हैं, वो जीन पर ही दर्शाए जाते हैं, ठीक। जैसा इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये देखिए एक आपको ये क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है और ये है जीन फॉर हाइट, दोनों तरफ। तो एक जीन के दो एलील होते हैं, अर्थात अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। तो एक डोमिनेंट एलील देखने को मिल रहा है, एक रिसेसिव एलील देखने को मिल रहा है। तो इसको क्या, अर्थात ये हाइट को डिनोट करने वाला है ना। तो ये क्या है, ये एक जीन है। तो प्रत्येक जीन के दो एलील आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो ये सेगमेंट है, अर्थात ये क्रोमोसोम पर ये जो सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट, जैसा कि हम ये कहें, ये देखिए ये इतना सेगमेंट जो आपको दिख रहा है, ये किसका है, ये हाइट को डिनोट करने वाला सेगमेंट है, जिस पर हाइट की सूचनाएं दर्शाई गई हैं, ठीक, लिखी गई हैं। तो क्या है, जीन कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन दैट कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स। जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है और ये स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक लक्षण को कोड करता है ना। तो जीन कोड द स्पेसिफिक प्रोटीन, जैसा कि मैंने बताया कि जीन क्या है, इट इज द टाइप ऑफ द प्रोटीनेसियस सीक्वेंस। ये प्रोटीन का बना हुआ एक सीक्वेंस होता है और ये स्पेसिफिक प्रोटीन को ही कोड करता है। और यही जो जिस प्रोटीन को ये कोड करेगा उसको हम स्पेसिफिक ट्रेट्स कहते हैं, लक्षण कहते हैं, है ना। जैसे हमने बताया कि गर्भ में पल रहा एक बच्चा है, अर्थात जिस दिन बच्चे का जाइगोट बना, अर्थात जिस दिन मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना। डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया और बताया कि बच्चे के अंदर XY क्रोमोसोम पाया गया है, अर्थात पल रहा जो बेबी है वो बेबी बॉय है। क्या है, बेबी बॉय है। 3 महीने बाद पता चला कि वो बच्चा बेबी बॉय ना होकर बेबी गर्ल निकल गई। तो ये कैसे हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन के समय तो ये पता चला कि XY क्रोमोसोम वाला बेबी है, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, XY जो बेबी होता है वो क्या होता है, बेबी बॉय होता है। लेकिन 3 महीने बाद जब पता चला कि ये बच्चा बेबी बॉय ना होकर बेबी गर्ल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्स को डिफरेंशिएट करने वाला जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम जो टेस्टिस को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थात जो टेस्टिस को बनाने वाला प्रोटीन है, जो टेस्टिस को बनाने वाला जीन है, वो जीन क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, खराब हो गया। तो अब वो टेस्टिस को नहीं बनाएगा। जब वो टेस्टिस को नहीं बनाएगा, टेस्टिस को बनाने वाला जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जीन क्या हो गया, डैमेज हो गया, म्यूटेंट हो गया, खराब हो गया। तो वो बच्चा बेबी बॉय ना बनकर बेबी गर्ल बन जाता है। तो प्रत्येक लक्षण को डिनोट करने के लिए, हम आगे बताएंगे इसके विषय में आप लोगों को, तो प्रत्येक लक्षण को डिनोट करने के लिए, प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। और वो जीन अगर उस प्रोटीन को कोड नहीं करता, एब्सेंट हो जाता है, तो वो लक्षण ही एब्सेंट हो जाएगा, वो लक्षण दिखाई नहीं देगा, वो ऑर्गन भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो वो
जो अब ये जो वेरिएशन आ जाएगा, जो डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं, इसी को विविधता कहते हैं। तो जेनेटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम सब कुछ ये नहीं पढ़ते कि कोई भी बच्चा 100% अपने माता पिता को पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता। तो जो नहीं पढ़ता उसको भी हमको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक, तो ऑल जीन्स कम्स इन पेयर्स, प्रत्येक जीन क्या होते हैं, जोड़े में आते हैं। जीन कैसे होते हैं, कह रहा है प्रत्येक जीन जोड़े में होते हैं। वन जीन इन अ पेयर इज कॉल्ड एज एलील, अर्थात जो एक पेयर का जो एक जीन होता है उसी को हम एलील कहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील, अर्थात एक जीन के दो एलील हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील, एक होता है रिसेसिव एलील। एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। एक एलील माता से आता है, दूसरा एलील पिता से आता है ना। तो एक जीन के तीन फॉर्म्स हो सकते हैं, तीन रूप हो सकते हैं, या दोनों एलील प्रभावी प्रभावी, या एक एलील प्रभावी एक अप्रभावी, या दोनों एलील अप्रभावी अप्रभावी हो सकते हैं। अर्थात एक जीन के तीन रूप कौन कौन हो सकते हैं, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है। तो तीन रूप एक के मिल सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं, दैट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील्स, है ना। तो पहले हम ये जीन के विषय में जान लेते हैं। ऑल जीन्स कम्स इन पेयर्स, प्रत्येक जीन क्या होते हैं, जोड़े में आते हैं। वन जीन इन अ पेयर इज कॉल्ड एज द एलील, अर्थात एक जीन का, अर्थात एक जोड़े का जो एक जीन होता है उसको हम एलील कहते हैं। ठीक, एक जीन, एक जोड़े का जो एक पेयर बनता है उसका जो पहला एक जीन होता है उसको हम एलील कहते हैं, है ना। तो एक जीन में मतलब एक जीन जो होता है वो पेयर में होता है, और उस पेयर में दो एलील हैं, है ना। एक एलील माता से आएगा, एक एलील पिता से आएगा, है ना। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, यह है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम। ये इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। इस क्रोमोसोम का ये सेगमेंट यहाँ देखिए, इसको जब हम खोल देते हैं तो वो डीएनए कहलाता है। इस डीएनए पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एरिया, एक जगह, एक सेगमेंट्स लिया हुआ है। इसको हम सेगमेंट्स को क्या कहेंगे, इस सेगमेंट्स का ही नाम है जीन। और इस जीन पर ट्रेस लक्षण दिख रहे हैं, और ये लक्षण किसको शो कर रहे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अर्थात हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले जीन हैं, है ना। तो इसके जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये एलील है, एक कैपिटल टी, एक एलील ये है, दूसरा एलील ये है, तो इसको अल्टरनेटिव फॉर्म कहा जाएगा, है ना। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये डीएनए है, डीएनए का एक जो पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम जीन कहते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है। तो डीएनए का वो एक सीक्वेंस, वो एक प्रोटीनेसिस सीक्वेंस जिस पर हमारी इंफॉर्मेशन सूचनाएं लिखी होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, इस फिगर में भी आप देखिए कि आप जब सेल को निकालेंगे सेल, तो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम को आप जब खोल देंगे तो वो डीएनए के रूप में देखने को मिलेगा। डीएनए पर आप देखेंगे तो वो सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं, जिस पर हमारी सूचनाएं दर्शाई गई होती है। और इस जीन के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, अर्थात एक प्रभावी एक अप्रभावी, या दोनों, एक प्रभावी एक अप्रभावी, या दोनों अप्रभावी। अर्थात जो जीन के, एक जीन क्या होता है पेयर में, तो इसके क्या है, तो एक पेयर का अगर एक जीन है तो उसको हम एलील कहते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, आप इसको अच्छे से डिनोट कर लेंगे। तो पहले सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को खोलेंगे तो डीएनए, डीएनए पर आपको जीन देखने को मिलेगा। और जीन पर जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स लिए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, है ना। दो एलील होते हैं, एक प्रभावी एलील, एक अप्रभावी, या दोनों प्रभावी एलील, या दोनों अप्रभावी एलील, है ना। तो आइए बात कर लेते हैं एलील क्या है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन विच ऑक्युपाइज द सेम लोकस ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम, अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाने वाले जो अल्टरनेटिव फॉर्म जीन के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अर्थात एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 ये है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये है, अर्थात एक क्रोमोसोम नंबर 1 माता का और एक क्रोमोसोम नंबर 1 पिता का। इन दोनों अर्थात सेम क्रोमोसोम, आइडेंटिकल कॉपी है तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और इस होमोलोगस के सेम लोकस पर, ये सेम लोकस है, और ये लोकस, अर्थात लोकस क्या होता है, वो एक स्थान जिस पर जीन पाए जाते हैं उसको हम लोकस कहते हैं। तो ये जो स्थान है, यहाँ देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म देखने को मिल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। तो ये जीन किसके हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, ये हाइट के लिए है, इसी को हम एलील कहते हैं। तो किसी का, अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाने वाले जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाने वाले एलील के, पाए जाने वाले जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक, एन एलील इज वन ऑफ टू और मोर वर्जन ऑफ अ जीन, अर्थात एक एलील के
एक एक से ज़्यादा मतलब एक या दो, मतलब दो या फिर दो से भी ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं। मैंने बताया अभी बताया है कि एक एलील के 3 फॉर्म होते हैं, आप उसको रिमार्क कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। कैपिटल टी दोनों प्रभावी एलील, एक प्रभावी एक अप्रभावी एलील, या दोनों अप्रभावी। यहाँ देखेंगे कि दोनों एलील क्या है, प्रभावी हैं। यहाँ एक प्रभावी एलील एक अप्रभावी, और यहाँ दोनों अप्रभावी एलील हैं। तो एक जीन के, ये जीन है, जीन हर्ष में जोड़े में होते हैं, और प्रत्येक जीन के 2 फॉर्म है ना, अर्थात 2 एलील हैं ना। तो ये 3 रूप एक जीन के देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि एन एलील इज वन ऑफ 2 और मोर वर्जन ऑफ अ जीन एंड इंडिविजुअल्स इनहेरिट 2 एलील्स फ्रॉम ईच जीन। प्रत्येक बच्चा, जो एक बच्चा पैदा होता है वो इनहेरिट होता है 2 एलील से, अर्थात प्रत्येक जीन के 2 एलील से इनहेरिट होता है। कोई भी संतान के अंदर जो इनहेरिटेंस होता है, जो कैरेक्टर्स, जो लक्षण जाता है, वो प्रत्येक जीन के माध्यम से जाता है, और उसमें 2 एलील होते हैं, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, और वो प्रत्येक एक एक एलील एक एक पेरेंट्स आते हैं। अर्थात अगर हम ये कहें कि एक जीन, हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जीन अगर बच्चे के अंदर जा रहा है, तो गैमीट के माध्यम से, जाइगोट बना हुआ है तो गैमीट के माध्यम से जो बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, उस जीन में दोनों के लक्षण है, एक माता का लक्षण है, एक पिता का लक्षण है। तो जो लक्षण जा रहा है वो एलील के माध्यम से जा रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं, एक प्रभावी हो सकता है, एक अप्रभावी, या दोनों प्रभावी हो सकते हैं या दोनों अप्रभावी हो सकते हैं। तो वही कह रहा है एन इंडिविजुअल इनहेरिट 2 एलील्स फॉर ईच जीन्स। एक जो बच्चा होता है वो इनहेरिट हो सकता है 2 एलील के साथ, प्रत्येक जीन के 2 एलील से इनहेरिट होता है वो बच्चा, और ये प्रत्येक अर्थात 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, और ये जो एलील होते हैं एक एक एलील प्रत्येक पेरेंट्स से जाते हैं, अर्थात माता पिता से जाते हैं। ठीक, तो एक माता से जाएगा, एक पिता से जाएगा, उसी को हम जीन कहते हैं। और जीन पर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म के रूप में एलील है ना। तो वो हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन जाता है उस पर 2 एलील हैं। ठीक, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने बताया कि इनके 3 फॉर्म होते हैं। ये देखिए कैपिटल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए ना, अर्थात इसके जीनोटाइप को हम देखेंगे तो इसके जीनोटाइप में 3 फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। और फिनोटाइप में आप देखेंगे दोनों ये टाल कहे जाएंगे, ये डॉर्फ, ये होमोजाइगस टाल है, ये हेट्रोजाइगस टाल है, और ये डॉर्फ है ना। तो यहाँ देखेंगे हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 रूप देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, है ना। अगर हम ये पूछें कि हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 3 कैरेक्टर हो सकते हैं ना, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। ठीक, आइए हम लोकस को जान लेते हैं। व्हाट इज द लोकस? स्पेसिफिक पोजीशंस ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम विच हैव द सेम ट्रेट्स। अर्थात किसी क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला जीन का जो स्पेसिफिक पोजीशन होता है उसको हम लोकस कहते हैं। अर्थात वो जीन जो जिस क्रोमोसोम पर पाया जाए वो पोजीशन, अर्थात जीन का वो पोजीशन जिस क्रोमोसोम पर वो पाया जाएगा उसी को हम लोकस कहते हैं, है ना। तो लोकस क्या है? अर्थात एक क्रोमोसोम पर पाया जाए, अर्थात क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला वो जीन जिस स्थान पर पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। दैट इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज द लोकस विच हैव सम ट्रेट्स। और प्रत्येक लोकस पर पाए जाने वाले जीन का एक ट्रेट्स होता है, एक लक्षण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोकस है, लोकस पर जीन पाए जाते हैं, प्रत्येक जीन अपना एक लक्षण लेकर बैठे हैं। जैसे पहला लोकस आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम का ये पोजीशन, ये स्थान जिसको हम लोकस कह रहे हैं, वहाँ जो जीन है वो एक लक्षण को लेकर बैठा है। वो क्या है? वो हाइट को लेकर बैठा, अर्थात स्टेम का हाइट लेकर बैठा है, जीन फॉर स्टेम हाइट ना। इस लोकस पर पाए जाने वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हाइट के लिए। दूसरा देखेंगे जीन फॉर सीड कलर, अर्थात दूसरा जो लोकस है ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीड कलर के लिए, अर्थात ये सीड का कलर लेके बैठा है ना। और तीसरा जो है ये जीन फॉर पॉड कलर, तीसरे लोकस पर आपको जो देखने को मिल रहा है ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉड कलर के लिए। और चौथा हम देख रहे हैं जीन फॉर सीड शेप के लिए, ये जो लोकस है ये सीड के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप पांचवा में देखेंगे सीड फॉर पॉड शेप, ये पॉड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और छठा देखेंगे जीन फॉर सीड कोट कलर, अर्थात ये इधर से जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये एक लक्षण लिए हुए हैं और ये जीन है। तो प्रत्येक जीन जिस लोकस पर, इसको हम लोकस कहेंगे। यहाँ क्या है? ये लोकस है, इधर आप देख रहे हैं जीन है और इधर जो है ये कैरेक्टर्स है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम का वो स्थान जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसको हम लोकस कहते हैं। और ये प्रत्येक लोकस पर एक स्पेसिफिक ट्रेट्स होता है, एक लक्षण होता है जो जीन लेकर बैठा रहता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। ठीक,
जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक स्थान देखिए, एक सेगमेंट है, एक खंड है और ये खंड किसको डिनोट कर रहा है, ये कलर को डिनोट करने वाला जीन है ना। अर्थात ये फ्लावर कलर को डिनोट करने वाला जीन है और जिसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म देखने को मिल रहा है, ये पर्पल कलर को डिनोट कर रहा है, ये व्हाइट कलर को डिनोट कर रहा है ना। और ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है? होमोलॉगस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात सेम क्रोमोसोम होगा, एकदम आइडेंटिकल कॉपी होगा और इनके जो लोकस है ये सेम लोकस पर पाए जाने वाले जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म देखने को मिल रहा है ना। अर्थात होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाने वाला जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। ठीक, आइए जान लेते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। बोथ द कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के दोनों कॉपी जब आइडेंटिकल होते हैं तो उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे माता का क्रोमोसोम नंबर 1, पिता का क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे आप इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, अर्थात माता का क्रोमोसोम नंबर 1, पिता का क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, बोथ द कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज आइडेंटिकल। जब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के दोनों कॉपी आइडेंटिकल होते हैं तो उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, बोथ द कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज डिफरेंट। जब दोनों क्रोमोसोम के अर्थात एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के दोनों कॉपी जो होते हैं डिफरेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 5 है और ये क्रोमोसोम नंबर है। मान लो कि माता का क्रोमोसोम नंबर 1 है और पिता का क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्या ये दोनों आपस में रिजेंबल्स कर सकते हैं, दोनों आपस में मैच कर सकते हैं, मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से अगर किसी में ओवरलैपिंग हो जाता है, किसी में ऐसा हो जाता है तो ये नॉन डिसजंक्शनल प्रॉब्लम हो जाता है और ये ऐसे म्यूटेंट प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें बच्चे के अंदर सिंड्रोमल प्रॉब्लम आ सकता है, वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। ठीक, तो कभी भी बच्चे के अंदर जो फॉर्मेशन होता है, जो उसके कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होता है, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस के द्वारा होता है। ठीक, तो इट इज ऑल अबाउट द जीन्स जेनेटिक्स एज वेल एज द डिफरेंट जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। आज हम लोगों ने इस वीडियो सेगमेंट्स में बहुत सारे चीज़ों के विषय में अध्ययन किया जिसमें हम जेनेटिकल जो टर्मिनोलॉजी उनके विषय में बात किया। साथ ही साथ जेनेटिक्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स के दो एस्पेक्ट्स फंडामेंटल्स जो हैं जिसको हम हेरिडिटी वेरिएशन कहते हैं, इनके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।